तो पंजाब में यही सर चैलेंज क्या देख रहे हैं आप? क्योंकि एक तरफ सिद्धू ग्रुप कहा जाता है, दूसरी तरफ कैप्टन साहब का ग्रुप कहा जाता है कि दोनों में कई बार जो है झगड़े बाहर आ जाते हैं। देखिए, कभी वर्तमान जो है भविष्य के साथ टकराता है, भविष्य की बुनियाद बनाता है। कैप्टन साहब भविष्य की बुनियाद बना रहे हैं, उस बुनियाद का संचालन नवजोत जी को करना है। झूठ से दूर, खबरों से भरपूर। आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महासचिव, पंजाब मामलों के प्रभारी हरीश रावत जी। रावत जी, आपका स्वागत है सर। बहुत धन्यवाद आपका। सर, अपने गृह राज्य से होते हुए आप केंद्र की सत्ता में आए और केंद्र की सत्ता के बाद फिर गृह राज्य वापस लौटे और आप देश का भ्रमण कर रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है? देखिए, इस समय हमारा संघर्ष का समय है। हमको जनता का विश्वास फिर से प्राप्त करना है। लोकतंत्र के अंदर दुल्हन वही जो पिया मन भावे, जिसके साथ जनता का समर्थन है वही लोकतंत्र का मुखिया है। तो इस समय हमको अपना खोया हुआ आधार वापस लाना है और उसके लिए आवश्यक है कि हम जनता का विश्वास जीतें, और वो हम विपक्ष धर्म को निभाते हुए ही वो विश्वास जीत सकते हैं। और लोकतंत्र में कहा गया है टू अपोज द गवर्नमेंट और टू डिपोज द गवर्नमेंट। हमारी कोशिश रहेगी कि हम लोकतांत्रिक तरीके से जो संविधान सम्मत रास्ता है उस पर चलते हुए इस सरकार का विरोध करें, जहां ये गलतियां करें, आवाज उठाएं, जनता के सवालों को उठाएं, उस पर संघर्ष करें, और जब अवसर आए तो हम राज्यों में अपनी सरकार बनाएं, फिर केंद्र में अपनी सरकार बनाएं। और हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। हम पंजाब में भी और पंजाब से बाहर भी मुस्तैदी के साथ किसानों के सवाल पर लड़ रहे। हमने संसद में भी लड़े और संसद से बाहर भी एक पूरा रोड मैप बनाकर हम उस पर काम कर रहे हैं। केरल के जो मौजूदा गवर्नर हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में हमसे कहा कि विपक्ष की यह जिम्मेदारी है कि सरकार को टेंटर हुक पे रखे, कठोर से कठोर आरोप लगाए, गरचे कि उन आरोपों में पूरी सच्चाई ना हो। क्या विपक्ष इस धर्म को निभा पा रहा है? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि हम जो बात कहें उस पर तथ्य ना हो, हम कह दें। हम तथ्यात्मक बात कह करके ही सरकार को जो है टेंडर हुक में रख सकते हैं, उसको कड़ी परीक्षा में डाल सकते हैं, और हम ये कर रहे हैं। आपने देखा होगा इस समय राहुल गांधी जी ने बहुत सारे ऐसे सवाल उठाए हैं जिन सवालों को लेकर के समाचार पत्रों ने और भाजपा के ढोलचियों ने, जिनमें मीडिया का भी एक हिस्सा सम्मिलित है, उन्होंने बड़ी आपत्तियां जाहिर की। जैसे हमारी सीमा पर जो अतिक्रमण किया है चीन ने, हमारे जमीन पर कब्जा किया है, और अब उनकी सेना वहां पे है, और प्रधानमंत्री जी ने देश से कहा कि कोई घुसपैठ नहीं हुई है, कोई जमीन का टुकड़ा कब्जे में नहीं है, जबकि ये बिल्कुल गलत है, ये तथ्यों के विपरीत है। मगर राहुल जी ने कहा कि चीन के मामले में, सीमा के मामले में हम सेना के साथ हैं, सरकार के साथ हैं, मगर प्रधानमंत्री जी को जो सही बात है, तथ्य है, वो देश के सामने रखना चाहिए, और उसको छुपा करके आप किसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी अपनी ये तो कहते हैं कि वही विस्तारवादी देश, लेकिन चीन का नाम लेने में उनको बड़ा संकोच होता है। जैसे हिंदू महिला जो है अपने जेठ का नाम नहीं लेती है, तो वैसे ही मोदी जी भी जो है चीन के सी का नाम नहीं लेते हैं। यानी लाल आंखें काली हो गई। वो लाल आंखें तो दिखाते नहीं थे। सी से जो जप्फियां उन्होंने मारी थी, गोलियां भरी थी, लोग उस पर सवाल न करें, इसलिए जरा सी के विषय में कुछ कहने में जो है मोदी जी सकुचाते हैं। तो राहुल जी ने ललकारते हुए उनसे कहा कि भाई आप चीन का नाम लेने में डरते क्यों? आप साफ कहिए चीन
ने घुसपैठ की है, चीन विस्तारवादी है, और जिस बात को सारी दुनिया कह रही है उसको आप कहने में क्यों डर रहे, जब कि वो हमारे सीमा पर शत्रुभाव से खड़ा है। और आपने अपने नेता आज राहुल तो गांधी सारे का नाम लिया। जी, जिस तरह राहुल गांधी अकेले फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं, पूरी कांग्रेस उस ताकत और ऊर्जा के साथ नजर नहीं आ रही है उनके साथ, क्या कारण है? ऐसा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, मगर नेता और नेता की बात को फॉलो करने में थोड़ा सा गैप तो आ ही जाता है, और ऐसा नहीं है, पार्टी पूरी तरीके से राहुल गांधी जी के साथ है, और उन्होंने जो बातें उठाई हैं वो देश की बातें हैं। अब जैसे कोरोना वाला है, उन्होंने 12 फरवरी को आगाह कर दिया था कि भाई ट्रम्प का स्वागत तो कर रहे हो, करो, ठीक है, लेकिन जो चीन से वायरस आ रहा है ये भी ट्रम्प के साथ साथ आ जा रहा है, हमारी एयरपोर्टों आदि को संभालिए, उस कोरोना का मुकाबले के लिए तैयार करिए। लोगों ने उस समय राहुल गांधी जी की मजाक उड़ाने की कोशिश की, जो भाजपा के मीडिया बहादुर हैं उन्होंने बड़े हमले किए राहुल गांधी जी पे कि ट्रम्प के भव्य स्वागत से घबराए हुए हैं राहुल गांधी, देशवासियों को डरा रहे हैं राहुल गांधी, आरोप लगाया है। हाँ, लेकिन अनंतोगता खतरा वही आया जो राहुल जी ने कहा। फिर राहुल जी ने कहा कि टेस्टिंग फैसिलिटी बढ़ाइए, तभी आप मुकाबला कर पाएंगे। आप सब ने स्वीकार किया है, हाँ, टेस्टिंग फैसिलिटीज ही एकमात्र अस्त्र है कोरोना से लड़ने का। फिर राहुल जी ने कहा कि भाई आप अपनी छोटे उद्योगों को संभालने के लिए आप उनकी मदद करिए, और उनमें काम करने वाले लोगों को, गरीबों को आप मुफ्त में अनाज दीजिए और 6-6 हजार रुपया दीजिए, ताकि उनकी क्रय शक्ति न गिरे और उनमें भगदड़ न मचे। और जब जब वो मजदूर जो फैक्ट्रियों में था निकल पड़ा सड़कों पर, उनका कारवां निकल पड़ा और हमारी सड़कें उनके खून से लहलहान हो गई, तो सारे देश ने फिर समझा हाँ कि वह राहुल गांधी ने कहा था, मगर सरकार को इतनी हिम्मत नहीं कि वो इसको स्वीकार करते। तो राहुल जी ने अर्थव्यवस्था पे जो सवाल उठाए, बेरोजगारी पे जो सवाल उठाए, नोटबंदी पे जो सवाल उठाए, जीएसटी के लिए उन्होंने गब्बर सिंह टैक्स कहा, लोगों ने कहा अरे गब्बर सिंह टैक्स, अरे ये तो कांग्रेस भी जीएसटी ला रही थी। राहुल गांधी जी ने कहा हमारा जीएसटी था, ये गब्बर सिंह, इन्होंने उसको गब्बर सिंह टैक्स बना दिया गलत तरीके से इम्प्लीमेंट करके, और ये अर्थव्यवस्था को, छोटे उद्योगों को, अनऑर्गेनाइज सेक्टर को बर्बाद कर देगा। और आज वही हो रहा है। आपने बिना रोड मैप के पहले कह दिया लॉकडाउन, फिर कह दिया खुल जा, और दोनों के लिए आपका कोई रोड मैप नहीं था। सफर किसने किया? देश ने किया। सर यही सवाल तो है कि राहुल जिस तरह आप और हम सब ने कहा, जिस तरह सादगी, शालीनता, सभ्यता राहुल गांधी के अंदर है, लोगों का कहना है कि इतना शरीफ और शालीन व्यक्ति राजनीति के लिए फिट नहीं है। देखिए, अपने गुण को कोई क्यों छोड़े? क्या कुछ लोगों को चंद्रमा की शीतलता पसंद नहीं आ रही है, तो क्या चंद्रमा को अपनी शीतलता त्याग देनी चाहिए? किसी को चंदन की खुशबू पसंद नहीं आ रही है, तो क्या चंदन को खुशबूहीन हो जाना चाहिए? क्या यदि कुछ लोगों को राहुल जी की सादगी, राहुल जी के एक चीजों के विषय में एक सामान्य व्यक्ति के तौर पर जिस तरीके से सहजता से बातों को कह देते हैं, यदि उनमें आडंबर नजर नहीं आ रहा है तो हम सादगी को छोड़ दें? क्या महात्मा गांधी को लोगों ने कहा ये क्या फकीर है, ये क्या लड़ेगा, तो महात्मा गांधी ने क्या अपनी लंगोट पोटली में बांध करके सूट बूट पहन लिया था? चीजों में समन्वय बनाने की क्षमता होनी चाहिए, और भारत की एक स्पष्ट समझ उसके पास होनी चाहिए। ये सारे गुण श्री राहुल गांधी जी में है, और यदि वो सूट बूट नहीं पहनते तो क्या नहीं पहन सकते? अब हम तो सूट बूट की गवर्नमेंट देखने के आदी हो गए, चमक दमक देखने के आदी हो गए, आडंबर देखने के आदी हो गए, बड़ी बड़ी बातें सुनने के आदी हो गए, तो इस आदत को त्यागना पड़ेगा। आज देश उसी की कीमत तो अदा कर रहा है। ऐसे समय में हमको ऐसा नौजवान चाहिए जो अगले 20-25 साल तक सादगी के साथ
पूरे देश का मार्ग की व्यवस्था को संभाल सके। और राहुल गांधी जी में वो सारे गुण हैं जो भारत के इस काल के प्रधानमंत्री में होने चाहिए। सर, आप आसाम से लौटे हैं। खबर यह है कि आसाम को जिस तरह से आपने सजोया था, आने वाले अगले साल वहां कांग्रेस की सरकार बन सकती थी, लेकिन अब शायद आने वाले दिनों में मुश्किल होगा, लोग कह रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जो वहां प्रभारी बन करके गए हैं वो मुझसे ज्यादा मेहनत करने वाले हैं, नौजवान व्यक्ति हैं, बहुत साफ समझ है उनकी। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो, मुझे पूरा विश्वास है, हमने जो चीजें अच्छी की हैं उनको आगे बढ़ाएंगे और अच्छे कार्यकर्ताओं को उनका पूरा संरक्षण मिलेगा। मैं उम्र के साथ जरा समझौतावादी था, वो उम्र के साथ जो है ज्यादा चीजों को पुश करेंगे, डैश देंगे, तेजी देंगे। तो हमें जो खबरें मिल रही है सर वहां से कि आपने गांव गांव पर मेहनत किया था, काफी रूरल एरियाज को कनेक्ट करने की कोशिश की थी, जिस तरह से गगोई परिवार और दूसरे लोगों में जो विवाद है उसको भी समझाने की और हल करने की कोशिश की थी, लेकिन आने वाले दिनों में शायद ये बहुत मुश्किल होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये सिलसिला जारी रहेगा। बल्कि हमने असम की इतनी सिटी, जो मतलब अलग अलग इतनी ग्रुप हैं, अलग अलग वो हैं। अब देखिए, वहाँ वहाँ कोई धर्म का व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसमें असमीज और बाहर से आए हुए का सवाल न हो और सवालात न हो। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इन सब के बीच में समन्वय हमने निकाल लिया था, बातचीतें की थी। जो वहाँ के इतने ग्रुप हैं उनके साथ हमारा बहुत अच्छा संवाद बना हुआ है और हमें पूरा भरोसा है कि भाजपा ने जिस अस्त्र से हमको परास्त किया था, हमसे असम छीना था, अब उस अस्त्र का थोड़ा सा इस्तेमाल करके हम भाजपा को वहां पस्त कर देंगे। अल्पसंख्यकों की ये शिकायत है कि रावत साहब के होने से आसाम में उनको ज्यादा संरक्षण मिल सकता था। देखिए, पार्टी का होता है, ये व्यक्ति का नहीं होता है। पार्टी की, राहुल जी का मुझको ब्रीफ था किस तरीके से करना है। और आपने देखा होगा राहुल जी की नॉर्थ ईस्ट के विषय में, असम के विषय में एक बहुत ही स्पष्ट गहरी समझ है। और उस समझ के तहत उन्होंने एनआरसी में उनका कोई कंफ्यूजन नहीं था। उन्होंने साफ कहा कि एनआरसी असम की जरूरत है, लेकिन एनआरसी के अंदर कोई जेन्युइन इंडियन सिटीजन बाहर नहीं रहेगा, वो अंदर आए, उसके लिए कांग्रेस काम करेगी। सब सब सबके पसंद आया जो कुछ कहा, और लोगों ने कहा यही सॉल्यूशन है। उसी तरीके से का के विषय में उन्होंने कहा कि ये नॉर्थ ईस्ट के कल्चर को समाप्त कर देगा, जो यूनिकनेस है नॉर्थ ईस्ट की उसको समाप्त कर देगा। जो अलग अलग इथनिक ग्रुप हैं और अलग अलग पहचाने हैं असम की, उन सबको ये नेस्त नाबूद कर देगा, इसलिए का नहीं चाहिए। तो ये राहुल गांधी थे जिन्होंने कहा आमी का न मानो, मतलब मैं का को स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। सर, अब आप उस सरजमीन पर पहुंचे हैं जो सूफी संतों की भी सरजमीन है, गुरु नानक जी की भी सरजमीन है, जहां पर ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के कदमे मुबारक पड़े हैं। कैसा महसूस हो रहा है इस पवित्र धरती पर? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। बहुत पवित्र भूमि है, गुरुओं की भूमि है, पीरों की भूमि है। और पंजाब, सबसे बड़ी बात यह है कि एक ऐसी भूमि है जो महापराक्रमियों की भूमि है। आप ये देश की आज़ादी से लेकर के देश के निर्माण तक की लड़ाई में आपको पंजाब जो है फ्रंट लाइन पर दिखाई देगा। वहाँ के करीब 85-86 साल के डॉक्टर मनमोहन सिंह आज भी फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं, तो ये पंजाब ही कर सकता है। करीब 80 के करीब पहुंच रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, जिस पंजाब के गवर्नमेंट को जिस सराहियत से, जिस मुबारक तरीके से चला रहे हैं, वो पंजाब में ही संभव है। तो ये पंजाब की धरती के बहुत बड़े गुण हैं। पंजाब में सर चैलेंज क्या देख रहे हैं आप? क्योंकि एक तरफ सिद्धू ग्रुप कहा जाता है, दूसरी तरफ कैप्टन साहब का ग्रुप कहा जाता है कि दोनों में कई बार जो है झगड़े बाहर आ जाते हैं। देखिए, कभी वर्तमान जो है भविष्य के साथ टकराता है, भविष्य की बुनियाद बनाता है। कैप्टन साहब भविष्य की बुनियाद बना रहे हैं, उस बुनियाद का संचालन
नवजोत जी को करना है। सिर्फ समझने का अंतर है। तो थोड़ा सा मैंने कहा ना कि बहादुरों की धरती है, तो कभी कभी जो है 4 दिन के भी बाद भी जो है बड़ी तेज लगती है, लेकिन अब उत्ते जो है पहाड़ से मैं ठंडा ठंडा आदमी गया हूँ, तो सब ठीक हो जाएगा। उस ठंडक से तो उत्तराखंड महरूम हो गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, उत्तराखंड में भी है। अब उत्तराखंड में हम बिल्कुल, बल्कि उत्तराखंड में ठंडक ज्यादा असर न करे, इसलिए यहाँ मुझे गर्म करना पड़ता है कभी कभी जो है। यहाँ पर मुझे कैटलिस्ट के तौर पर काम करना पड़ता है, ताकि संघर्ष उबलता रहे, विरोध पक्ष तेज दिखाई दे। और मुझे बड़ी खुशी है कि इस समय उत्तराखंड का प्रतिपक्ष बहुत मुबारक तरीके से आगे बढ़ रहा है। पंजाब में सर क्या चैलेंजेस हैं आपके सामने? क्योंकि 2022 में चुनाव है, कैसे सरकार दोबारा स्टैब्लिश करेंगे? क्योंकि पंजाब ने उस समय कांग्रेस को संरक्षण दिया है, जब कांग्रेस की अलग अलग राज्यों में सरकारें जा रही थी, तो पंजाब ने सरकार दी थी कांग्रेस को। ये आपने बहुत ठीक कहा कि पंजाब के लोगों की बड़ी अपेक्षाएं हैं, और हमारे सामने जरा कठिन दौर आ गया। देश की अर्थव्यवस्था में जो गिरावट आई, उसका असर पंजाब पर भी दिखाई दिया। केंद्र सरकार की पॉलिसी जो जीएसटी के विषय में रही, उसका सर्वाधिक दुष्प्रभाव पंजाब पर पड़ा है। वहाँ के छोटे उद्योगों पर पड़ा है, वहाँ की खेती पर पड़ा है, वहाँ के व्यवसाय पर पड़ा है, और जो राज्य के स्रोत थे वो सूखे हैं। इस समय जो कंपनसेशन का पैसा मिलना था पंजाब को, केंद्र सरकार वो पैसा नहीं दे रही है। हमको कोरोना से लड़ने के लिए और राज्यों को मदद दे रही है, पंजाब को नहीं दे रही है। तो पंजाब के साथ जो इस समय बेइंसाफी की जा रही है, आज उस बेइंसाफी के खिलाफ हमको लड़ना पड़ेगा। हमको मनरेगा में भी कम पैसा दिया है, तो एक तरफ ये स्थिति है, और दूसरी तरफ सब आप सबको मालूम है, लोग ये समझते थे और ये सही भी था कि पंजाब के लोग ज्यादा बाहर हैं, तो एनआरआईज आएंगे तो कोरोना संक्रमण का पंजाब में संभावना बहुत बड़ी थी, और वो संभावना बनी भी। खतरा बहुत बड़ा है पंजाब के सामने, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने उसको बहुत काबिलियत से संभाल करके रखा हुआ है। मगर खतरा तो खतरा ही है। हालात तो वही हैं जो पहले कह रहे थे कि कोरोना संक्रमण में पंजाब नंबर 1 होगा। हालात, चुनौतियां तो है, मगर हमने, पंजाब की गवर्नमेंट ने उसको ठीक से मैनेज किया है, उसके लिए उनको मुबारकबाद है। लेकिन कहीं पर भी जरा सा स्लिप कर जाएंगे तो चीजें हाथ से निकल जाएंगी। तो कोरोना को के संक्रमण को भी रोकना है, खेती की चुनौतियां हैं क्योंकि श्रमिक नहीं आ पा रहा है, उस चुनौती का भी समाधान करना है। जो उद्योग धंधे हैं वो ठीक से काम करें, उनके लिए भी श्रमिक बाहर से आना है, उसका भी हमको ध्यान रखना है। जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट का टेम्पो पंजाब का बना रहे, उसको देखना है। उसके लिए संसाधन, केंद्र सरकार हमारा हक भी नहीं दे रही है, हमारा पैसा नहीं दे रही है, तो अब कैप्टन साहब को उसके लिए भी बहुत चिंता करनी पड़ रही है। वो एक नई चुनौती है ताकि किसानी बचे, क्योंकि ये तीनों बिल किसानी का गला घोंट रहे हैं, किसान का गला घोंट रहे हैं, तो इससे किसानी को भी बचाना है। तो हमारे सामने पंजाब में चुनौतियां बहुत हैं, मगर एक बात का भरोसा है कि हमारे पास संजीदा नेतृत्व है, अच्छे मंत्रीगण हैं, और पार्टी का कैडर भी समझदारी से, यदि हम सब जुट गए और हमने खतरे को समझा और खतरे को समझ करके एकजुट आगे बढ़े, तो हम पंजाब का भी हित करेंगे, बॉर्डर स्टेट है, देश का भी हित करेंगे, और साथ साथ कांग्रेस को 2022 में भी सत्ता में लाएंगे। जिस तरह से आप माइनॉरिटीज और मेजॉरिटीज के बीच में समन्वय का काम करते हैं, एक ब्रिज का काम करते हुए मैंने कई बार आपको देखा है, लेकिन उसके बावजूद आपकी पार्टी पर कई बार नरम हिंदुत्व का आरोप लगता रहा है। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि राहुल गांधी हो, पहली बार जो उनके विरोधी हैं वो भी कह रहे हैं कि आरएसएस पे खुल करके कोई अटैक कर रहा है तो राहुल गांधी अटैक कर रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा को हमने उत्तर प्रदेश में देखा, डॉक्टर कफील के मुद्दे को उन्होंने मुखर होकर के उठाया। तो ये बड़ा एक कंफ्यूजन सा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखिए, हिंदू होना और
अपने देवी देवताओं में, धर्म स्थलों में आस्था रखना कहीं पर दूसरे धर्म का आदर करने के रास्ते में नहीं आता है। मैं एक अच्छा हिंदू होते हुए, दोनों टाइम पूजा करके खाने वाला हिंदू होते हुए एक अच्छा इंसान हो सकता हूँ। गुरु नानक देव जी से लेकर के रैदास जी तक सबने यही बातें कही। आप किसी को देख लीजिए, महात्मा गांधी ने यही कहा, हमारा संविधान यही कहता है। लेकिन अब कुछ लोग आ गए जिन्होंने कुछ नरम कर दिया, कुछ गरम कर दिया। पता नहीं ये नरम गरम उन्हीं को मुबारक हो जो जो ऐसा सोचते हैं। देखो, हिंदुत्व तो भाजपा ने मनाया है, ये इन्होंने निचोड़ दिया है, हिंदू को निचोड़ दिया है और कह रहे हैं ये हिंदुत्व हो गया है। जो लोग स्वामी विवेकानंद को खुद का अनुयायी मानते हैं, स्वामी जी तो रोटी को प्रायोरिटी देते थे, धर्म तो उनके यहाँ था ही नहीं। जी, मैंने इसीलिए मैंने कहा कि विवेकानंद जी से लेकर के गुरु, आप किसी गुरु के उसमें चले जाइए, उन्होंने सबकी बात कही है। राम जी के समय में धर्म के आधार पर नहीं था, लेकिन उस समय भी समाज में विभेद था। क्यों भिलनी के जूठे भेर खाए राम ने? इसलिए क्योंकि उस समय उस भेद को मिटाना था। केवट को उन्होंने कहा तुम मेरे दोस्त हो, सखा हो, एक बराबरी का दर्जा दिया। क्यों दिया? उस समय उस भेद को मिटाना था। और रावण से उन्होंने घृणा नहीं की, क्योंकि घृणा से असहिष्णुता पैदा होती है, और इसलिए रावण का वध हुआ, मगर उन्होंने रावण के प्रति आदर भाव रखा। तो ये गुण है, ये मानवीय गुण है, जो इसीलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, वन समाचार से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ रहें, आपकी उम्र लंबी हो। थैंक यू सर।